नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे संख्याओं के बारे में, और संख्याओं में हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और सहभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था, और इसके साथ में हमने गुणनखंड के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम लोग दशमलव संख्या स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शब्द बच जाता है, उसको भी हम लोग लिख देते हैं। उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। वो क्या है? 8वां शब्द आप लोग लिखेंगे। 8वां शब्द आप लिखेंगे संपूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे? संपूर्ण संख्या, जिसे आप बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, ठीक है ना? परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो परफेक्ट नंबर की परिभाषा की आप लोग लिखेंगे, तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो लिखना आप लोग। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों, ब्रैकेट में लिख देना संख्या को छोड़कर, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों संख्या को छोड़कर का योग उस संख्या के बराबर हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या कहलाती है ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों, ब्रैकेट में लिख देना आप संख्या को छोड़कर, का टोटल उस संख्या के बराबर होना चाहिए। कोई भी नंबर है जिसके सभी फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं उस फैक्टर्स का टोटल है ना, उस संख्या के इक्वल होना चाहिए, उस संख्या के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और संख्या वाला फैक्टर इसमें से छोड़ देना। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। प्रश्न कुछ ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन से आप लोगों को इसका एग्जांपल्स भी समझ में आएगा। और प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, ठीक है। प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? Which of the following is a perfect number? Which of the following is a perfect number? निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? Which of the following is a perfect number? ऑप्शंस मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा जो ऑप्शन है 15, तीसरा जो ऑप्शन है वह है 20, और चौथा जो ऑप्शन है वह है 6। ठीक है, आपसे पूछा है इनमें से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, और इसका मुझे आंसर पता करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसको जब सॉल्व करते हैं आप लोग, ठीक है, जब यहाँ से इसको जब आप लोग सॉल्व करते हैं और आपसे पूछा है कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, हमने कहा ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का टोटल उस संख्या के बराबर होना चाहिए। तो पहले तो आप इसके गुणनखंड कैलकुलेट करोगे। गुणनखंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 12 के कौन कौन से गुणनखंड है वो पता करते हैं। तो सबसे पहले किसका आता है? 1। 12 में से किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, और 12 का जाता है। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड लिख दिए। इसमें भी किसको? संख्या को छोड़ दो, इस संख्या को छोड़ देना। ठीक है, ये जो 12 था, इस 12 में, ठीक है, इसको 12 को आप छोड़ देना। ठीक है, इस 12 को आप लोग छोड़ देना, बाकी का योग करके देखिएगा। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 1 16। क्या 16 12 के बराबर है? नहीं सर, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब 15 देखते हैं। 15 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1, 3,
5 और 15। 15 को तो लेना ही नहीं है, 15 को तो लेना ही नहीं है, 15 को हटा दो। 5 और 3 और 1 टोटल इसके बराबर नहीं होता है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर अपना नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 20 पे आते हैं। तो 20 में देखना सर, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, उसके बाद सर 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है और 20 का जाता है। क्या 20 को लेना है? नहीं सर, 20 को नहीं लेना है। ठीक है, 20 को नहीं लेना है, 20 को नहीं लेना है। तो फिर सर जोड़ के देखते हैं, 10 और 5 15 और 4 19 और 20 और 1 20 और 2 22, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 इसका आंसर हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं 6 के सर 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। 6 को लेना है सर? नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है। 3 2 और 1 6 ही हो रहा है। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 मेरा आंसर हो जाएगा, 6 अपना आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 6 आपकी संपूर्ण संख्या है। और दूसरी बात, आप कहोगे सर ये तो छोटी संख्या थी और बड़ी संख्या आ गई, तो फिर कैसे करूंगा? करने की जरूरत नहीं है, याद रख लेना। प्रश्न आया भी है, एक बार प्रश्न आ भी रखा है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है? याद रखना है, हमें याद रखना है। हमें क्या याद रखना है? सुनना। सबसे पहला नोट बना के आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहला बात याद रखना है, इसके अंदर हमें याद रखना है पहली बात। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सी है? या एक अंक वाली, जिसके अंदर एक ही अंक है, तो ये याद रखना, एक अंक वाली, एक अंक वाली, सिंगल डिजिट वाली। ठीक है, एक अंक, सिंगल डिजिट, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या कौन सी है? एक अंक वाली संपूर्ण संख्या कौन सी है? बताओ, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या अभी आपने देखा था, एक अंक के अंदर कौन सी हो गई? 6। ठीक है, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 6। या सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 6 अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखना, दूसरा प्रश्न देखना दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है, 2 अंक वाली, ठीक है, 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या कौन सी है? 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या कौन सी है? ठीक है, जिसके अंदर 2 डिजिट होती हैं। 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या कौन सी है? तो 2 अंकों वाली संपूर्ण संख्या को आप देखें, 2 अंकों वाली संपूर्ण संख्या को देखें तो 2 अंकों की संपूर्ण संख्या आती है 24। ठीक है, कौन सी आती है? 24। 24 के अंदर, सॉरी 24 नहीं, कौन सी होती है? 28। 2 अंकों वाली संपूर्ण संख्या कौन सी होती है? 28 होती है। 2 अंकों वाली संपूर्ण संख्या कौन सी होती है? 28 होती है। आप चाहो तो गुणनखंड करके देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो गुणनखंड देख सकते हैं। मुझे ये बताओ, 28 में सबसे पहले 1 का जाता है, फिर 2 का जाता है, फिर 3 का नहीं, 4 का जाता है, फिर 7 का जाता है, फिर 14 का जाता है और फिर 28 का जाता है। यही जाता है। ठीक है, इनका ही भाग जाता है। ठीक है, 28 का जाता है। अब बताओ 28 को? नहीं सर, 28 को नहीं लेते हैं। 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28। बताओ 28 हो रहा नहीं है? इसी प्रकार से जो 6 है ना, उसमें 1 का था, 2 का था, 3 का था और 6 का था। 6 को हम नहीं लेते थे, 3 2 6, टोटल कितना हो रहा है? 6। ठीक है, 2 अंकों वाली सिर्फ और सिर्फ 28 है। मतलब 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। याद रखो, डायरेक्ट 1 से 9 तक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। बाकी आप करके देख लेना, कोई नहीं मिलेगी आपको। फिर आप लिखना 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक देखना, सिर्फ और सिर्फ 28 आएगा। 10 से लेके 99 तक कोई भी करके देख लेना, कोई भी संख्या उठाना, उसका फैक्टर करके देखना, नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी? 10 से लेके 99 सिर्फ 28 होगी। याद रखिएगा डायरेक्ट। तीसरा प्रश्न, तो आप कहोगे सर 3 अंकों वाली भी तो बता दो, फिर हम क्यों रटे? तो याद रख लो, 3 अंक वाली, 3 अंक वाली जो संख्या है, 3 अंक वाली जो संपूर्ण संख्या है, ठीक है, 3 अंक वाली जो संपूर्ण संख्या है दोस्तों, 3 अंक वाली देखें, मतलब सर 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 999 तक 496 हैं।
ठीक है। 496, अब मैं फैक्टर नहीं करूंगा, क्यों? 496 बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, फिर उन सबको जोड़ूंगा, इतना नहीं करूंगा आप लोग, ठीक है। याद रखना अपने को, आपसे ये नहीं पूछेगा कौन कौन से फैक्टर है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं। फिर सर एक प्रश्न और भी लिखवा देता हूं, ठीक है। 4 अंक वाली, ठीक है, मतलब 1000 से लेके 9999 तक, 1000 से लेके 9999 तक का पूछ ले, 1000 से लेके 9999 तक का पूछ लेना, तो कौन सी संपूर्ण संख्या होगी? तो देखना दोस्तों, कौन सी संपूर्ण संख्या होगी, ठीक है। एक अंक 4 अंक, मतलब 1000 से लेके 9002, तो ये याद रखना 8128 होता है, 8128 होता है। अब इसके मैं फैक्टर नहीं करूंगा, बहुत बड़े फैक्टर हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इसको हमें याद रखना है, डायरेक्ट याद रखिएगा, 5-6 अंकों की नहीं पूछेगा। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, ये जो प्रश्न है एसएससी के अंदर आ भी रखा है दोस्तों, एसएससी के अंदर एक बार मेंस वाले भर्ती परीक्षा में आ भी रखा है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। और ये जो प्रश्न है, ये जो 6 वाला है, ये सीटेट भर्ती परीक्षा में भी आ रखा है, ठीक है, ये सीटेट भर्ती परीक्षा में आ भी रखा है। दोनों प्रश्नों को, चारों प्रश्नों को आप तो याद रखिएगा, ठीक है, हमें डायरेक्ट याद रखना है, यानी 10,000 तक तो सिर्फ ये 4 संख्या ही है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ ले कि 1 से लेके 10,000 तक कुल कितनी संपूर्ण संख्या है, तो मात्र 4 संपूर्ण संख्या है, ठीक है। 1 अंक वाली पूछे तो 6, 2 डिजिट वाली पूछे तो 28, 3 डिजिट वाली पूछे तो 496 और 4 डिजिट वाली पूछे तो 8128 होती है, ठीक है। मात्र ये 4 संख्याएं होती हैं, अपने को सिर्फ इतना सा ही याद रखना है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न पेपर्स में पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है, तो हमें ये थोड़ा सा कंसेप्ट अपने को याद रखना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने ये संख्याओं के बारे में पढ़ा था, मैं फिर से वापस बता देता हूं, अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने संख्याओं का वर्गीकरण किया था, याद करो प्रभु हम लोगों ने संख्याओं का वर्गीकरण किया था, और मैंने कहा था जितनी भी संख्या है उसके 2 भाग होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक होते हैं। वास्तविक और काल्पनिक 2 भाग होते हैं, और उस वास्तविक और काल्पनिक के अंदर हमने 2 भाग किए थे। काल्पनिक संख्या जो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होता है उसको हमने काल्पनिक संख्या कहा था, ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल होता है उसको हमने काल्पनिक संख्या कहा था। दूसरा हम लोगों ने क्या किया था कि जो संख्याएं थी, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के 2 भाग किए थे ना, प्राकृत और पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक क्या होता है, माइनस प्लस वो सभी के होते हैं, और पूर्णांक के मैंने 8 भाग कर लिए थे, पूर्णांक के मैंने 8 भाग किए थे। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। याद करिए, दूसरा भाग था दशमलव संख्या। अब उस डेसिमल नंबर्स पे आता हूं, तो दशमलव संख्या पे आता हूं, तो वहां पर हमारे पास में एक था दशमलव संख्याएं, ठीक है। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे दशमलव संख्याएं, और दशमलव संख्याओं में हम लोगों ने क्या लिखा, पहले मैं लिखता हूं उसके बाद आप लोग लिखेंगे, ठीक है। दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स। ये जो डेसिमल्स नंबर्स थे, ये जो डेसिमल्स नंबर थे, ठीक है, ये जो दशमलव संख्या थी, डेसिमल्स नंबर्स थे, इस डेसिमल्स नंबर्स को आप लोग देखना, इस डेसिमल्स नंबर्स को मैंने 2 भागों में बांटा था, ठीक है, और नाम मैंने जो दिया था वो दिया था शांत दशमलव, ठीक है, कुछ ऐसा ही लिखा था, शांत दशमलव, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल्स, ठीक है, टर्मिनेट डेसिमल्स, यही था शांत दशमलव, टर्मिनेट डेसिमल्स। प्रभु इस टर्मिनेट डेसिमल्स का मीनिंग क्या होता है उस पे आता हूं। इस टर्मिनेट डेसिमल्स का मीनिंग क्या होता है? सर पहली बात तो जो पॉइंट में होगी वो होगी दशमलव संख्याएं, पूरी की पूरी होगी तो वो तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब या तो पॉइंट में जो होगी, बट्टा में जो होगी, वो क्या होगी, दशमलव संख्याएं। जैसे क्वेश्चन से बताइए, समझे, ठीक है, दशमलव संख्या होगी, जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल्स लेता हूं, 1/4 लेता हूं। 1/4 को जब आप लोग देखते हैं, 1/4 को जब आप लोग देखते हैं, ठीक है,
1/4 का जब आप देखते हैं तो 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो सर यहाँ 10 जीरो लगेगा और इधर दशमलव लगेगा, और दशमलव के अंदर भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और फिर पीछे 2 बचेगा, 20 के अंदर 5 बार, तो 0.2425 आ गया, 0.25 अपना आ गया। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25 हो गया। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25 हो गया। ठीक है, 0.25 हो गया, मतलब दशमलव के बाद क्या हो गया, 2 बार फिर 5 बार, और 5 बार के बाद भाग खत्म हो गया था, इसलिए नाम दे दिया शांत दशमलव। क्या नाम दे दिया मैंने, शांत दशमलव। आते हैं इस पे आते हैं हम लोग। इस पे क्या लिखा देखो, शांत दशमलव के 2 भाग किए थे, शांत दशमलव के हम लोगों ने 2 भाग किए थे। शांत दशमलव के भी शांत दशमलव, उसके दूसरा भाग था अशांत दशमलव। क्या नाम था, अशांत दशमलव। क्या नाम था, अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं वह भी लिख लेता हूं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट। क्या बोलेंगे, नॉन, ठीक है, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। ठीक है, अशांत दशमलव को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स। अच्छा सर, नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स के आपने 2 भाग किए थे, नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स के आपने 2 भाग किए थे। हाँ, एक का नाम दिया था मैंने अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा जो भाग किया था उसको नाम दिया मैंने अशांत अनावर्ती। दूसरा नाम दिया थे मैंने अशांत अनावर्ती। ठीक है, एक तो अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती हो गया। ठीक है, इंग्लिश में इसको भी मैं लिख लूं क्या, इसको भी इंग्लिश में मैं लिख देता हूं। इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट अशांत आवर्ती। आवर्ती को बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स, और इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। और अशांत आवर्ती और नॉन टर्मिनेट, इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग देखिएगा, इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग देखना। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल्स लिखा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स आवर्ती होनी चाहिए 1/3। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको आएगा 0.33333, ऐसे करते करते चलता ही जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 0.3 पे बार। ठीक है, इसको लिख दिया 0.3 पे बार। 1/3 का मतलब 0.33333 ऐसे चलता ही जाएगा, और 0.3 पे मैंने क्या लिख दिया, बार लिख दिया। 0.3 पे मैंने क्या लिख दिया, बार लिख दिया। 0.3 पे क्या लिख दिया, बार लिख दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया है 0.3 पे बार। अब और इसको यदि आप सॉल्व करते हैं दोस्तों, यदि और आप इसको देखें तो इसका एग्जाम्पल्स देखना एक बार। इसका एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझाता था। जैसे √2 है, ठीक है, √2 है, √2 की वैल्यू आप देखते हैं ना 1.4 1.4 ऐसे कुछ अलग अलग आती रहेगी। जैसे √3 है, ठीक है, √7 है, √11 है, इसकी वैल्यू आप लोग देखोगे तो अलग अलग आएगी। अब आप लोग इसकी जब वैल्यू देखोगे तो वो आएगी। देखो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है वो सुनना। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो सर ये जो ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को समझाया है अच्छे से समझ में आना चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं है। आप तो सिंपल सा सर पॉइंट के अंदर संख्या होती है सर, जिसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, भाग खत्म हो जाएगा दशमलव के बाद, तो उसको हम खत्म हो गया मतलब क्या है, शांत हो गया, नाम क्या दे दिया, शांत दशमलव, टर्मिनेट डेसिमल्स। सर भाग खत्म नहीं हुआ तो नाम दे दिया अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेट। सर नॉन टर्मिनेट भी नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब 1/3, तो 0.3333 इस तरह से चलता ही जाएगा। ठीक है, √2 वगैरह ये हैं। तो यहाँ पर अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है, इसमें प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो 0.24 है ना,
0.25 है ना, इससे वापस ये कैसे लेके आओगे, इस ये पॉइंट 3 पे बार है, इससे वापस ये कैसे लेके आओगे। आपसे कभी भी ये नहीं पूछे जाएगा इससे वापस ये लेके आओ, ये हम निकाल ही नहीं सकते, ये कभी भी हम निकाल ही नहीं सकते, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, ये हमें नहीं पता है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोग देखना, आपसे कभी, लेकिन ये आपसे पूछा जाएगा। अब ये जो आपने कभी शब्द सुना होगा परिमेय अपरिमेय, तो ध्यान रखना ये जो शब्द हैं, इसे ये जो शब्द हैं इसको एक परिमेय संख्या भी बोलते हैं। मैं इसको अलग पेन से लिख लेता हूँ, इस पेन से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जो शांत दशमलव है ना, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या बोलते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ इसको क्या लिखते हैं वो मैं यहां लिख देता हूं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अशांत, ठीक है, ये परिमेय संख्या। ये जो अशांत आवर्ती है ना 1/3 0.3 पे बार, इसको भी परिमेय संख्या ही बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या ही बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या ही बोलते हैं, परिमेय संख्या ही बोलते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन ये जो लिखा ना अशांत आवर्ती, इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या, इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में मैं यहां लिख देता हूं, इंग्लिश में यहां लिख लेता हूं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, दशमलव संख्या को शांत दशमलव परिमेय संख्या, टर्मिनेट डेसिमल्स और इसको नॉन टर्मिनेट बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, ओके। अब प्रश्न क्या आता है, देखो मैं ये नहीं लिख पा रहा हूं, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं कि प्रश्न पूछे हुए छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक बार फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा में आया था कि शांत दशमलव संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को भी क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव होती हैं, और अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती है? अशांत अनावर्ती होती हैं। ये बात को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखना है। अब प्रश्न क्या आते हैं उस पे बारे में अपन बात करेंगे, मैं लिखवाऊंगा, बाद में लिखवा दूंगा परिमेय अपरिमेय क्या होती है, उस पे अपन बाद में जाएंगे। अभी प्रश्न हम लोग हैं शांत दशमलव, इसको वापस कन्वर्ट कैसे करते हैं उस पे आते हैं। तो देखिएगा, वापस आप हेडिंग बना के लिखेंगे, हेडिंग बना के वापस लिखेंगे आप लोग दोस्तों, ठीक है। हेडिंग बना के लिखना शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव, अब इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, परिमेय संख्या में बदलना, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, ठीक है। शांत दशमलव संख्या को किस में बदलना है? परिमेय संख्या के अंदर बदलना है, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है, ठीक है। शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इतने इजी एग्जाम में नहीं आएंगे दोस्तों, इतने इजी एग्जाम में नहीं आता है, बट एक दो एग्जाम्पल्स फिर भी समझा देता हूं। जैसे 0.25 है, इसको वापस परिमेय में बदलना है, कुछ नहीं लिखना, ठीक है। 0.25 है, इसको वापस लिखना है, तो पॉइंट हटाओगे तो क्या लिखोगे? 25/100। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं ना उतने जीरो लगा दो, दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा दो। तो ये लिख दिया हमने 25/100, यानी कि 1/4, 1/4 लिख दिया। इसी प्रकार से मैंने ये कहा, इसी प्रकार से मैंने ये कहा, जैसे
यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ लिख दिया 0.175, ठीक है, 0.175। तो आप इसको क्या लिख सकते हो सर, 175 अपॉन में पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 0 लगा दो, ठीक है, बट्टा में ये लिख दिया 3 0 का मतलब है 1000। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 से काट दो या फिर 25 से डायरेक्ट काट देते हैं। 25 का पहाड़ा इसमें 7 बार और इसमें 25 का पहाड़ा 4 बार और ये 0, 40, 7 बट्टा 40 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। मैं एक बार और लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल्स और लिखता हूँ, जैसे 1.05, इसको मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सर 105 बट्टा में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो 2 0 लिख दो और बट्टा में 100। यहाँ से आप लोग देखेंगे, यहाँ से आप लोग देखेंगे 5 का पहाड़ा इसके अंदर 21 बार और 5 का पहाड़ा इसमें 20 बार। आपका आंसर कितना देगा, 21 बट्टा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 बट्टा 20 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल्स और देखना, एक एग्जाम्पल्स और देखिएगा। मैंने ये कहा जैसे, ठीक है, 15.001 इसको सॉल्व करना है। 15.001 कुछ नहीं, सबसे पहले 15001 बट्टा में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है ना, तो बट्टा में लिख दो 000 और ये 1। यदि ये कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। इतने इजी एग्जाम में नहीं आएंगे दोस्तों, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आएगा प्रश्न दूसरे टाइप के, जो दूसरे टाइप के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। कैसे, सुनिएगा। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है, और वो किसको कैसे बदलते हैं वो देखना। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। देखिए दोस्तों, पहले यहां से समझना, उसके बाद में कुछ बातें मैं लिखवाऊंगा और उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूं। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप लिखना मत, ये एग्जाम्पल मत लिखना, दूसरा एग्जाम्पल लिखना, ये एग्जाम्पल्स मत लिखना, ठीक है। मैंने कहा जैसे 0.4 और 3 और इस पे बार है, इसका मीनिंग समझ में आया। इसका मतलब है कि सर पहले भाग गया नहीं था, तो पहले दशमलव लगाया, उसके बाद 4 बार और उसके बाद 3 3 3 3 ऐसे भाग चलता ही गया। 0.4 फिर 3 3 3 3 भाग चलता ही गया। इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा, इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले ये जो दशमलव और बार है इसको हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देंगे। सबसे पहले दशमलव और बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज मतलब 4 3 लिख दिया। सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को क्या लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। दशमलव और बार को हटाकर संख्या को क्या लिख दिया, एज इट इज 43 लिख दिया। उसके बाद माइनस करना है, उसके बाद माइनस करना है। किसको माइनस करना है, जिन अंकों पर बार नहीं है उसको माइनस करना है। जिन अंकों पर बार नहीं है उसको माइनस करना है। किस पे बार नहीं है, 4 पे, तो 4 को माइनस करना। किसको माइनस करना है, 4 को माइनस करना है। फिर बट्टा में आ जाना, बट्टा में आ जाना, और बट्टा में क्या लिखना है, जिन अंकों पर बार, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखना है। कितने अंकों पे बार है, 1 अंक पे, तो 1 9 लिख देना।
और जिन अंकों पे बार नहीं है दशमलव के इधर उतने जीरो लिख देना। बस ये इसका आंसर आ गया। बताओ 43 में से 4 जाएगा 39 आएगा अपॉन में 90। ये कट रहा है 3 से, तो सर ये 13 और ये 3 से घटा तो 30। मेरा आंसर आएगा 13/30। अभी आपको लिखना नहीं है, 13/30 आंसर आएगा। आप चाहो तो वापस चेक कर सकते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया। एक बार चेक करके बताता हूँ। 13 के अंदर वापस 30 का भाग देता हूँ। भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यहां लगेगा 0 या 0 लगेगा। भाग दूं? सर भाग चला जाएगा आपको, तो यहां दशमलव लगाओ ना, 4 बार जाएगा 120 आएगा। माइनस करो कितना आएगा? 10। फिर 0 लगाऊंगा तो सर 3 बार जाएगा 90। माइनस करूंगा तो 10। फिर से 0 लगाऊंगा 3 बार 90। फिर इसको घटाऊंगा तो 10 और फिर से 3 बार। ऐसे चलता ही जाएगा। 0.43 और 3 पे बार, 0.43 और 3 पे बार। ये इस तरह से हम लोगों ने कर दिया था। हमें ये करना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हमें करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इस एग्जाम्पल को छोड़िए, नए एग्जाम्पल से बताऊंगा। अभी लिखना मत दोस्तों, अभी लिखना मत इसको। मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे कहूं कि 0.5, ठीक है, 572 और 72 पे बार हैं। 0.572 और 72 पे बार हैं। सबसे पहले दशमलव और बार को हटाकर संख्या को एज इट इज 572, ठीक है, और माइनस करना है। जिन अंकों पे बार नहीं है माइनस किया, जिन अंकों पे बार नहीं है, किस अंक पे बार नहीं है? 5 पे, ये 5 माइनस कर लो। बट्टा में कितने 9, जितने अंकों पे बार है उतने 9, और उसके बाद में 0। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। 72 में से 5 घटाओगे 567 अपॉन में 990। आगे वो डिपेंड करेगा कैलकुलेशंस पे कि ये कट रहा है। जैसे ये कट रहा है तो काट सकते हैं, 9 से कट रहा है तो 9 से काट सकते हैं, लेकिन हमें इतने की आवश्यकता। अभी देखो, आप लोगों को डायरेक्ट तीनों रूल याद रखिए। 3 पॉइंट बताए, लिख दीजिए। लिखो, मेरे साथ में लिखना। स्टेप 1 लिखें साथ में। स्टेप 1, सबसे पहले दशमलव, सबसे पहले दशमलव एवं, सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना। एज इट इज लिख देना, जैसी है वैसी ही लिख देना। स्टेप 2 क्या करना? स्टेप 2 जो है, सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना। ओके, एज इट इज लिख देना। दूसरा पॉइंट जो मैं कह रहा हूं, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देना। फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देना। फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देना। फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देना। स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर लिखना, फिर अपॉन में, ठीक है, अपॉन या फिर कहते हैं डिवाइड में, या कह सकते हैं बट्टे में, फिर अपॉन में या डिवाइड में जितने अंकों पर बार हैं, जितने अंकों पर बार हैं उतने ही 9 लिखना, उतने ही 9 लिखना। तथा
फिर अपॉन में बट्टे में जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लिखना तथा दशमलव के डेसिमल के दशमलव के दाईं तरफ दशमलव के दाईं तरफ राइट साइड फिर अपॉन में जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लिखना तथा दशमलव के दाईं तरफ राइट साइड में जितने अंकों पर बार नहीं है जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 0 लिखना उतने ही 0 लिखना। ठीक है ना। देखो फिर अपॉन में जितने डिजिट्स पर बार हैं उतने ही 9 लिखना और दशमलव के दाईं तरफ में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 0 लिखना। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ की पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल्स लिखा। अब आप मेरे साथ में एग्जाम्पल्स लिखना। 0.73 और 3 पे बार है। ठीक है, 0.73 और 73 पे 3 पे क्या है, बार है। सबसे पहले क्या लिखोगे, अभी मैंने लिखवाया था, सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिखना। सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिखना। फिर माइनस करना है, ये लो माइनस, उसको करना है जिन अंकों पे बार नहीं है। किस पे अंक पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है ना, 7 माइनस कर लो। फिर बट्टा में आ जाना, बट्टा में कितने अंकों पे बार है, एक अंक पे तो 1 9, और कितने अंकों पे बार नहीं है, 0 पे। तो आपका जो आंसर आएगा 73 में से 7 घटा देना। ठीक है, 73 में से 7 घटाओगे तो 66 आएगा ना, 66/90, यह मेरा आंसर हो जाएगा। ये कट रहा है तो काट सकते हैं, ये कट रहा है तो जैसे 3 से कट रहा तो काट सकते हैं। अभी मैं सरलतम रूप नहीं कर रहा हूं, मैं एक बार एग्जाम्पल से और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि 0.143 और 43 पे बार है, 0.143 और 43 पे बार है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0.143 और 43 पे बार हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 143 लिखेंगे, 143 लिखेंगे। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे जिस अंकों पे बार नहीं है 1 पे। बट्टा में सर 9 कितने लिखेंगे, सर बट्टा में 9 लिखेंगे 2, और 0 कितने लिखेंगे 1। आपका आंसर आ जाएगा 142/990, 142/990। ठीक है, ये आप लोगों को देखना है। अब यहां से आप लोग देखोगे एक एग्जाम्पल्स और लिखवा देता हूं। जैसे मैंने लिखा 0.2743 और 43 पे बार है। ठीक है, 2743 और 43 पे बार है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही सर आप कहोगे 2743 माइनस क्या करोगे 27, बट्टा में 9 कितने लिखोगे 2, 0 कितने लिखेंगे 2। बस ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशंस कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 2743 में से 27 घटा दीजिए और बट्टा में 9, तो इसमें से घटाऊंगा तो देखो 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा, 13 में से 7 जाएगा कितना रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1 रहेगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2716 बट्टा में 9900। ठीक है, 2716 बट्टा 9900। ठीक है, आगे ये कट रहा है तो काट सकते हैं, ये आप लोग डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, ऑप्शंस पे। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल्स आपके लोगों के आपके दिमाग में आया होगा, सर आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर यदि दशमलव से पहले इधर कोई अंक आ गया तो
कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही अपना प्रोसेस। कैसे? जैसे 1.26 और कोई संख्या लिख दी 3, और यहाँ पर मैंने ये 6 3 पे बार लगा दिया, ठीक है, इस पे हमने बार लिख दिया। अब आप लोग इसको जब देखते हैं, यहाँ से इसको जब आप लोग सॉल्व करते हैं 1.263 और 6 3 पे यदि बार हैं, ठीक है, 1.263 और 6 3 पे यदि बार हैं और इसको मुझे सॉल्व करना है, तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले 1263 लिखना, 1263 लिखना, ठीक है, 1263 लिखना। उसके बाद में माइनस करना है, किसको माइनस करना, जिन अंकों पे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है, 1 2 पे, तो 1 2 लिख दिया, 1263 और 63 पे, और बट्टा में माइनस क्या कर दिया, 12, माइनस में क्या कर दिया मैंने, 12। बट्टा में क्या करेंगे सर, बट्टा में ध्यान रखना यहाँ पर ये माइनस सिर्फ 2 मत करना, -12 करना है। मैंने कहा है जिन अंकों पे बार नहीं उसको माइनस करना, मैंने ऐसे नहीं कहा दशमलव से। फिर बट्टा में 2 बार 9, और ध्यान रखना 0 सिर्फ 1 लिखना है, 0 सिर्फ 1 लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। 0 सिर्फ कितना लिखोगे, 1 ही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 63 में से 12 घटाओगे तो 1251 हो जाएगा, सॉरी हाँ 3 में से 2 जाएगा ना, तीन में से 2 जाएगा, 1 रहेगा, ओके। और बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 990 ही आएगा। सही लिख रहा हूं ना मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं दोस्तों, एक प्रश्न और लिखता हूं, एक प्रश्न और लिखता हूं, जैसे 23.014, ठीक है, और यहाँ पर 14 पे बार है, ठीक है, 14 पे बार हैं, ठीक है। 23.014 14 पे बार है। आप यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 23014, माइनस करना, ठीक है, 23014 माइनस करना, माइनस करोगे तो क्या लिखूंगा, 230, बट्टा में आप लोग देखोगे, बट्टा में देखोगे तो 9 कितने आएंगे सर, 2 9 आएंगे, 0 कितने आएंगे सर, 1 0 आएगा। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 4 में से 0 जाएगा 4, इधर क्या है सर, इधर देखा 11, 11 में से 3 जाएगा 8, ठीक है। यहाँ क्या बचा सर, 9, 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया 22,784, बट्टा में 990, ठीक है, 990, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से 4 में से 0 गया 4, ठीक है। इधर क्या बचा है, इधर कुछ नहीं, वही क्या है 1, 11 में से 3 जाएगा 8, इधर सर 9 बचा है, 9 में से 2 जाएगा 7, बाकी ये 22 आंसर आ जाएगा। अब बताओ आप लोग कर सकते हैं ना ये, तो ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। सिंपल से बेसिक से प्रश्न हैं, थोड़ा सा एफर्ट करते हैं तो आराम से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये कुछ एक कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो मैंने कुछ नहीं बताया, सिंपल सा आप लोगों को ये बस 3 पंक्ति याद, अब तो याद भी हो गई। सबसे पहले दशमलव, डेसिमल्स और बार को हटाओ और संख्या को एज इट इज लिख दो। सेकंड, जिन डिजिट्स पे बार नहीं है ना उनको उस संख्या में से घटा देना, और फिर अपॉन में आ जाना, और जितने डिजिट्स पे बार है ना उतने ही 9 लिखना, और दशमलव के दाईं तरफ में जितने अंकों पे बार है ना उतने ही। ध्यान रखना राइट साइड ऑफ डेसिमल्स, राइट साइड ऑफ डेसिमल्स, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, दशमलव के दाईं तरफ में, ठीक है। तो हम लोगों ने वही क्वेश्चंस किए थे, हम लोगों ने ये जो 5 एग्जाम्पल्स लिखे थे वही एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसे 0.73 पे था तो 73 - 7/9, ठीक है। 73 एज इट इज -7, बट्टा में 9 1 0 1,
ठीक है। 143 लिखा एज इट इज, माइनस 1 बट्टा में 9 दो बार, क्योंकि 2 अंकों पे बार हैं, 1 अंक पे बार नहीं है तो 0 लिख दिया। सर ये 27 43 माइनस का ये 27, 2 अंकों पे बार हैं तो 2 0, और 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 0 2 9। ठीक है, ये 1263 एज इट इज, माइनस 12, ध्यान रखना माइनस 12 करना है। ठीक है, बट्टा में 9 9 और 0 लिख दिया। आप लोग कर सकते हैं, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर यदि दशमलव से पहले किसी अंक पे बार आ जाए तो फिर मीनिंग क्या होता है। एक बार एसएससी के अंदर प्रश्न आया था। ठीक है, एक बार एसएससी के अंदर प्रश्न आ रखा है। ठीक है, तो मैं उस प्रश्न को भी लिखवा देता हूं, क्या पता पूछ ले एग्जामिनर। ठीक है, तो आप लोग जैसे मैंने ये कह रहा हूं, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा 8 पर बार पॉइंट का 23 प्लस, ठीक है 0.23, यहां पर आ गया 7 पर बार 0.93 प्लस, इधर मैंने लिख दिया 9 पे बार 0.84। ये क्वेश्चंस आ गया। सपोज कभी क्वेश्चंस इस तरह से आपसे पूछ ले कि बताओ इसका मान कितना होगा। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा ध्यान रखने वाला प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, यदि दशमलव से पहले किसी अंक पे बार आ जाए तो इसका मतलब जो हम अभी पढ़ रहे थे वो नहीं है, कुछ हटके चीजें। ठीक है, दशमलव से पहले किसी अंक पे बार आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको देखना है। ठीक है, 8 पर बार 0.23 प्लस 7 पे बार 0.93 और प्लस 9 पे बार 84, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जब आप लोग देखते हैं, इसको आप लोग जब देखते हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होता है और कुछ नहीं होता है। कैसे, यदि दशमलव से पहले किसी अंक पे बार है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ माइनस के 8 है। ये इधर वाला माइनस का 8 है, इधर वाला प्लस का है, तो पॉइंट का 23 ये लिख दिया मैंने, प्लस ये इसका मतलब माइनस का 7 है और प्लस का 0.93 है। इसका मतलब माइनस के 9 है और प्लस का 0.84 है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप लोग देखेंगे तो मुझे ये बताओ, माइनस के 8 और माइनस के 7 और माइनस के 9, इन सबको मैं जोड़ देता हूं, इन सबको मैं जोड़ देता हूं। तो माइनस के 8 और माइनस के 7 माइनस के 15, माइनस के 15 और 9 करता हूं तो माइनस के 24 हो जाता है, माइनस के 24 प्लस प्लस इसको भी जोड़ता हूं। देखिएगा 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 4 कितने हो गए 6 और 4 10, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, हासिल का कितना गया 1, 1 और 8 9, 9 और 9 18, 18 और 2 करेंगे 20, तो ये लिख दिया मैंने 20। ये कितना लिख दिया 20, यानी 20.2.00। ठीक है, अब ये जो 2 हैं, ये 2 इसको दे देना, माइनस के 24 प्लस के ये जो 2 था वो इसको दूंगा, तो बताओ माइनस के कितने हो जाएंगे माइनस के 22, माइनस के 22। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 22 पे बार और 0 0, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 22 पे बार मतलब ये हो गया। क्या बात समझ में आई? एक क्वेश्चन से और समझाता हूं। अच्छा, इस प्रश्न को अब आप लोग डायरेक्ट कैसे करोगे वो देखना। आप लोग ये लाइन मत लिखो, इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिखो। कैसे सर? डायरेक्ट आप जब भी क्वेश्चन ऐसे देखोगे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा सर ये तो माइनस के 8 है, माइनस के 7 है और माइनस के 9 है। इधर लिखोगे 0.23, इधर लिख दोगे 0.93 और इधर लिख दोगे 0.84। ठीक है, इन सबको जोड़ देना। माइनस के कितने आए थे माइनस के 24, 8 और 7 15 और यही था ना 24, इधर इन सबको जोड़ा था तो ये आया था 0, हौसल लगाओगे, हौसल लगाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर से 0, हौसल लगाओगे तो ये 2.0, ये किसका है प्लस का। तो ये जो माइनस के 24 प्लस 2 इसको दोगे तो माइनस का 22 हो जाएगा और ये पॉइंट का 0 0 होगा। तो अब इसको लिखोगे तो 22 पे बार 0.00। एक प्रश्न और लिखते हैं। ठीक है, एक प्रश्न
और लिखते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताओ 7 पे बार 0.93 प्लस 4 पे बार 0.99 प्लस 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 9 पे बार 0.84 प्लस ये और लिख दिया मैंने 3 पे बार और पॉइंट का 73। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये प्लस में ही देगा, ऐसा नहीं बीच में माइनस लिखेगा, नहीं, करिएगा आप सॉल्व। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे। कर दिया होगा आप लोगों ने, अभी बताया था मैंने, क्या लिखोगे, माइनस के 7, माइनस के 4, माइनस के 9 और माइनस के 3। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और 9 और 4 13, 10 और 13 माइनस के 23, यही होगा। 7 और 4 11 और 9 20 और 3 23। ठीक है, इधर से देखेंगे आप लोग, पॉइंट का 93, पॉइंट का 99, ठीक है, पॉइंट का 84, पॉइंट का 73। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे आप लोग, तो 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 और 3 करेंगे, 16 और 3 करेंगे तो 19, हासिल का 1। हासिल का 1, ये आप लोग करेंगे तो 27, 27 और 7 करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 27 और 7 34, 4, हासिल का 3, तो ये हो गया 3 पॉइंट समथिंग। ये प्लस का है, ध्यान रखना, ये प्लस का है। ये प्लस के 3 इधर दूंगा तो सब प्लस के 3 इसको देंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, और ये पॉइंट का 49 तो है ही है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 पर बार और पॉइंट का 49 आंसर आ जाएगा। 20 पे बार और पॉइंट का 49 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अरे कर लेंगे ना हम लोग, तो ये वाला भी कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो आज जो हमें अभी इस क्लास के अंदर पढ़ा है दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम जो पढ़ा है तो वो ध्यान रखना। सबसे पहले तो संपूर्ण संख्या क्या होती है, उसके अंदर भी ये वाली बात को ध्यान रखना है। संपूर्ण संख्या, बस इतना सा ध्यान रखो, संपूर्ण संख्या पे ये 4 प्रश्न है, ये प्रश्न डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद दशमलव संख्याओं का मैंने क्लासिफिकेशंस किया था, दशमलव संख्या क्या होती हैं, ठीक है, परिमेय अपरिमेय क्या होती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये हम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद में शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है, तो शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलने के लिए सिर्फ पॉइंट का फर्क पड़ता है। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा लो। यदि किसी संख्या पे बार होता है, ठीक है, यदि किसी संख्या पे बार होता है तो उसे अशांत आवर्ती बोलते हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए ये आप लोगों को 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब तो याद भी हो गए होंगे आप लोगों को, ये जो 3 पॉइंट हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये 3-4 एग्जाम्पल्स भी किए थे, ये अपने को ध्यान रखना। दूसरा, यदि दशमलव से पहले किसी अंक पे बार होता है तो इसका मीनिंग अलग से होता है, उसका मीनिंग नेगेटिव के तौर पे होता है, बस इसको ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और इसमें और डिटेल से भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे हुए हैं, किस तरह से ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उन सब के बारे में अपन लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर और अपन नई चीज़ों के साथ में डिस्कस करेंगे। अभी मैं 2-3 मिनट आपको पहले छोड़ता हूं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से करना, और कल अपन नए प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।